सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो हमारा चल रहा था मानव तंत्र, इस मानव तंत्र का अगला तंत्र पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। किस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है, किस प्रकार मूत्र का उत्सर्जन होता है, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं मानव का जनन तंत्र। ये एक ऐसा तंत्र है जो जीवन जीने के लिए तो आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं ये तंत्र उपस्थित होता है। इसका उपयोग करने से या ना करने से जीवन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बारे में अपन आगे के कुछ टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र के बारे में। तो जनन तंत्र नाम से पता चलता है, या यदि छोटी कक्षाओं में भी आपने इस तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, ये वो तंत्र है जिसके द्वारा एक या दो से जीव, अपन यहाँ पर मानव जनन तंत्र के बारे में बात करें तो मानव जनन तंत्र जो है वो लैंगिक प्रकार का होता है। और लैंगिक जो होता है, आपने छोटी कक्षाओं में जनन तंत्र को दो भागों में बांटा है, लैंगिक जनन तंत्र, अलैंगिक जनन तंत्र। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। अतः मानव विकसित प्राणियों में आता है, इसलिए उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन का मतलब दो जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जीव आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करता है, तो जनन कहते हैं। अब जनन की यदि अपन बात करें तो जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है। याद रहे, ये एक तंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं। यदि इस तंत्र का उपयोग करेंगे तो भी जीवन जी सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी जीवन जी सकते हैं। इस तंत्र का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ है? किसी भी प्रजाति, किसी भी जीव की जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक उस जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। आज हम बंदरों की चर्चा करते हैं, आज हम शेर की चर्चा करते हैं, आज हम घोड़े की चर्चा करते हैं। तो आज भी हम इनकी चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि इन जीवों ने जनन के माध्यम से अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। वहीं यदि डायनासोर की यदि अपन बात करें तो अभी वर्तमान में पृथ्वी पर डायनासोर की एक भी प्रजाति उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जनन के द्वारा अपने आगे के अस्तित्व को कायम नहीं रख पाए और पूर्ण रूप से क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तो कहने का मतलब जनन जो है वो किसी भी जीव के अस्तित्व को, किसी भी जीव की प्रजाति के, जाति के अस्तित्व को बनाए रखने का कार्य करता है। आइए हम बात करते हैं जिसमें एक जीव अपने जैसी समान संतति उत्पन्न करता है। देखो, यहाँ एक जीव का मतलब ये नहीं है एक पर्टिकुलर एक जीव, इसमें दो अलग अलग जीव, जिसमें से एक नर कहा जाता है और दूसरे को मादा कहा जाता है। तो नर और मादा आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये द्विलिंगी प्रजनन, नाम से पता चल गया। देखो, द्विलिंगी का मतलब जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं, एक तो नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, यानी दो प्रकार के लिंग भाग लेंगे, मेल एंड फीमेल, नर एंड मादा। तो दो जीव मिलकर जब नए जीव का निर्माण करता है तो उसे द्विलिंगी या कह सकते हैं लैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन सामान्यतः द्विलिंगी प्राणियों में, यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो प्रजनन की प्रक्रिया वो द्विलिंगी प्रजनन, जिसमें दो लिंग भाग लेता है। अब बात करते हैं जिसमें नर युग्मक। तो नर युग्मक के तौर पर शुक्राणु, यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले नर युग्मक नाम बताइए आपको, तो शुक्राणु। और मादा युग्मक आपको पूछ ले तो मादा युग्मक कौन सा? अंडाणु। तो जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणु का निर्माण और मादा युग्मक के तौर पर किसका निर्माण? अंडों का निर्माण। तो नर युग्मक पूछ ले तो शुक्राणु, मादा युग्मक पूछ ले तो अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है? नए जीव का निर्माण करता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है निषेचन किसे कहते हैं। तो आपको प्रश्न पूछ ले निषेचन किसे कहते हैं, तो निषेचन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, अब आप कहोगे शुक्राणु कहाँ है? तो ये हो गया नर युग्मक शुक्राणु। मादा युग्मक अंडाणु, तो नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों के संलयन से जिस जीव का निर्माण होगा वो जीव जो होगा वो क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा। इंग्लिश में इसको जाइगोट कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जनन और निषेचन अलग है। जनन का मतलब होता है जो दो जीव आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करता है, और निषेचन का मतलब है नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, जो द्विगुणित होता रहने का। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। केवल और केवल एक कोशिका को छोड़कर नर की बात करें तो शुक्राणु अगुणित होता है, मादाओं की बात करें अंडाणु अगुणित होता है। और ये अगुणित और अगुणित दोनों मिलकर द्विगुणित का निर्माण करता है। अब आप यहाँ कहोगे द्विगुणित अगुणित का मतलब क्या है? तो हम चाहते हैं मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती गुणसूत्रों की संख्या?
46 कितनी होती है 46। अब इस 46 गुणसूत्र को किस प्रकार लिखा जाता है? इस 46 गुणसूत्र को लिखा जाता है 23 जोड़े। क्या लिखा जाता है? 23 जोड़े। और इन 23 जोड़े गुणसूत्र को लिखा जाता है 2n। क्या लिखा जाता है? 2n। तो 2n का मतलब होता है यहाँ द्विगुणित। 2n का मतलब क्या है? द्विगुणित। और 2n का मतलब यहाँ पर क्या है? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब जोड़ा। तो यानी कि अपन यूँ सीधा सीधा कहे कि 46 को आप क्या बोल सकते हो? 46 को आप सीधा बोल सकते हो द्विगुणित। और 2n का मतलब 2n बराबर कितना हो जाएंगे? 46। 2n बराबर कितना हो जाएंगे? 46। तो यानी कि द्विगुणित आप किसको बोल रहे हो? 46 को बोल रहे हैं। अब आप कहोगे अगुणित किसे बोलेंगे? तो आप n का जब मान निकालोगे तो 2 चला जाएगा नीचे, तो 46 में जब 2 का भाग आप दोगे तो n का मान कितना आ जाएगा? तो n का मान आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कितना? n का मान आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 23। यानी कहने का मतलब यदि आपको द्विगुणित बोले तो 46 और अगुणित बोले तो 23। तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46, यानी यूँ बोला जाए मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, द्विगुणित होता है। केवल एक कोशिका को छोड़कर जिसका नाम है शुक्राणु, उसमें कैसा? अगुणित, यानी 23 गुणसूत्र। क्वेश्चन पूछ ले मानव शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र 23 है, शुक्राणु। मादाओं के अंदर अंडाणु। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और ये 23 और 23 गुणसूत्र मिलकर युग्मनज का जो निर्माण करते हैं और वापस उसमें संख्या कितनी कर देते हैं? 46। अब बात करते हैं जो आगे जाकर नए जीव का निर्माण करता है। लेकिन जनन है तो हम जानते हैं कि मानव शरीर में जन्म लेते ही जनन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती। माना कि जनन अंग उपस्थित होते हैं, लेकिन जनन करने की जो क्षमता है वो एक विशेष अवधि में प्रारंभ होती है, एक विशेष अवस्था में प्रारंभ होती है। उस विशेष अवधि को कहा जाता है प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहा जाता है। तो मानव शरीर में लैंगिक जनन है तो उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि में होता है, जिसे यौवनारंभ कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले यौवनारंभ किसे कहते हैं? यौवनारंभ वो अवधि है जिसमें मानव शरीर में या किसी भी जीव में जनन कोशिकाओं के विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। तो विकास की प्रक्रिया, जनन अंगों का विकास जिस अवधि से प्रारंभ होता है उस अवधि को अपन क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहा जाता है। अब ये अवधि जो है वो नर में अलग है, मादाओं के अंदर अलग है। तो देखो इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये जो यौवनारंभ की अवस्था है, इसमें यदि आपको नरों की बात की जाए तो नरों के अंदर ये यौवनारंभ की जो अवस्था है वो सामान्यतः 11 से या यूं कहे 12 से 13 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक होती है। इसको अपन टीन एज या यौवनारंभ या प्यूबर्टी एज कहा जाता है। और मादाओं के अंदर ये जो अवस्था है वो 1-2 साल पहले होती है। नर में यदि 13-14 साल से स्टार्ट होगी तो मादाओं में 11-12 साल से, नर में 12-13 साल से स्टार्ट होगा तो मादाओं में 10-11 साल से, 11-12 से। कहने का मतलब मादाओं के अंदर यौवनारंभ की अवस्था 1-2 साल पहले प्रारंभ होती है और 18-19 वर्ष तक की आयु तक ये चलती, जिसको अपन प्यूबर्टी, और उसी स्थिति में जनन अंगों का विकास होता है। और इस जनन अंगों के विकास के दौरान कुछ हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। नरों के अंदर अलग लक्षण दिखाई देते हैं, मादाओं के अंदर अलग लक्षण दिखाई देते हैं। वो कौन से लक्षण हैं? तो देखो इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है, यानी दिखाई देने लगता है। किस थ्रू? कुछ लक्षणों के थ्रू। जनन परिपक्व आती है। लड़कों में बात की जाए तो लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण, आपको पूछ ले यौवनारंभ के लक्षण बताइए तो कौन कौन से? लड़कों के अंदर ध्यान रखना, ये नरों के अंदर आवाज़ का भारी होना। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी पतली होती है और सुहानी होती है, यानी अपन को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं आवाज़ भारी होती जाती है, आवाज़ मोटी होती जाती है। उसका कारण क्या? लैंगिक अंगों का विकास। तो आवाज़ भारी होना लैंगिक अंगों के विकास को दर्शाता है। दाढ़ी मूंछ आना, तो दाढ़ी मूंछ आना जो है वो भी लैंगिक अंगों के विकास को क्या करता है? दर्शाता है। वही कांग, जन्नांग क्षेत्रों में बाल का आना, त्वचा तेलीय होना, और जब त्वचा तेलीय होगी तो कील मुंह से निकलते हैं, तो कील मुंह से भी जनन अंगों के विकास को दृष्टिगोचर करते हैं, विकास को दर्शाने का कार्य करते हैं। अब लड़कियों में यदि अपन बात करें यौवनारंभ के लक्षण, जनन अंगों के विकास के दौरान कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो ध्यान रखना, स्तन का बनना, तो स्तन ग्रंथियाँ जो है वो बनने लगती है, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तथा आकार में वृद्धि हो जाती है। त्वचा तेली हो जाती है, वही कील मुंह से निकलते हैं। जन्नांग क्षेत्रों में बालों का आना, रजोधर्म शुरू होना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आगे अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो MC जिसको अपन शॉर्ट में कहा जाता है, रजोधर्म का शुरू होना आदि यौवनारंभ के लक्षण है। ये किसके लक्षण है? ध्यान रखना, मादाओं के लक्षण है। लड़कियों में यौवनारंभ, देखो मैंने बताया था आपको, लड़कियों में यौवनारंभ कौन सी अवधि से प्रारंभ होते हैं? 12 से 14 वर्ष, जबकि लड़कों के अंदर 13 से 15। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लड़कियों में, मादाओं में यौवनारंभ के लक्षण लड़कों से पहले दिखाई देते हैं, पहले से स्टार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो 12 से 14 वर्ष, जबकि लड़कों में, नरों में 13 से 15 वर्ष, तो ये उम्र में होता है। लैंगिक परिपक्वता
18 से 19 वर्ष में पूर्ण हो जाती है, तो 18 से 19 वर्ष तक यौवनारंभ की अवधि चलती है। इसी को अपन किशोरावस्था, इसी को अपन टीन एज कहते हैं। इस अवधि में मनुष्य की संवेदनाओं, उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आ जाता है। अपन कहते हैं ना एडल्ट हो गया। एडल्ट होने का मतलब टीन एज आने का मतलब सीधा सीधा यही है कि भैया उनके मानसिक बौद्धिक क्षमताओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जननांगों में परिपक्व आने के कारण कुछ न कुछ मानसिक बौद्धिक क्षमता या अपन कह सकते हैं स्तर में कुछ परिवर्तन आ जाता है। यौवनारंभ के से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों के मूल विभिन्न हार्मोन का स्त्रवण होता है मानव नर में। अब ध्यान रखना इन लैंगिक लक्षणों को, ये जो यौवनारंभ के लक्षण है, नरों में दाढ़ी मूंछ आना, मादाओं में यौवनारंभ, स्तन ग्रंथियों का बढ़ना, इन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। उन हार्मोन का नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद करना। नरों के अंदर टेस्टोस्टेरोन। तो क्वेश्चन पूछ ले, नर जनन हार्मोन जो नरों में गौण लैंगिक लक्षणों को, नरों में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो नरों में गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। दूसरा आपको पूछ ले, मादाओं में कौन सा हार्मोन है जो गौण लैंगिक लक्षणों को, यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा नाम आता है एस्ट्रोजन। क्या नाम आता है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो आपको पूछ ले, नरों के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रित करना है टेस्टोस्टेरोन, मादाओं के अंदर करता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो मादाओं में दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिसे नर मादा जनन हार्मोन कहते हैं। नर में एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसे नर जनन हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन जो है वो यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। आगे के टॉपिक में हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसको अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। किस प्रकार नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण होता है, किस प्रकार शुक्राणु गढ़ती करता हुआ आगे अंगों में प्रवाहित होता है, और किस प्रकार, और मादा जनन तंत्र का मुख्य जनन तंत्र की मादा जनन तंत्र में ही शिशु का निर्माण होता है। तो शिशु के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को अपन मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो ग्रह कार्य आ रखे हैं वो ग्रह कार्य अपन कौन कौन से? सबसे पहला जनन किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने आपको बताती। दूसरा नर युग्मक व मादा युग्मक का नाम बताना है कि भाई नर युग्मक कौन सा, मादा युग्मक कौन सा। तीसरा यौवनारंभ किससे कहा जाता है। चौथा नर मादाओं में गौण लैंगिक लक्षण वही लक्षण है जो यौवनारंभ के, तो यौवनारंभ का मतलब ही गौण लैंगिक लक्षण है। तो लक्षणों को लिखिए। और पांचवा प्रश्न है जनन, नर जनन व मादा जनन हार्मोन का नाम, जो अंतिम में मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाए। ये क्वेश्चन आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। धन्यवाद।